Dear students, BSc Part Second Physical Chemistry Unit Number 1 Thermodynamics में वीडियो नंबर 2 में myself Ram Sarpregar, Assistant Professor in Chemistry, SK Government Girls College, सीकर। आज हम पढ़ेंगे गहन एवं विस्तीर्ण गुणधर्म, या इंग्लिश में हम इनको कहें तो ये हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। गहन या विस्तीर्ण गुणधर्म इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसमें है मात्रात्मक एवं विस्तीर्ण गुणधर्म या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। परिभाषा देख लें हम, वे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थों या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुणधर्म या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या वे गुणधर्म जो तंत्र में उपस्थित पदार्थों या पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करते हैं, मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं। ऐसे गुणों को तंत्र के मात्रात्मक गुण कहा जाता है। वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिनमें मात्रात्मक गुण होते हैं या जिनको माना जाता है? संहति, मास, इसके एग्जाम्पल्स हैं अणुओं की संख्या, आयतन वॉल्यूम V, उष्माधारिता हीट कैपेसिटी C, आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी U, एंट्रोपी S, गिब्स मुक्त ऊर्जा G, उष्मा हीट H। या इनको हम शॉर्ट में कहें तो ऊषा जी, थोड़े से एक 4-5 चीजों को बना करके एक ट्रिक बनाई गई है। ऊषा जी, U फॉर इंटरनल एनर्जी, S फॉर एंट्रोपी, A फॉर हीट उष्मा एंथैल्पी भी जिसको हम कहेंगे, A हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और G है गिब्स हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ये सारे के सारे जो हैं मात्रात्मक गुण प्रॉपर्टीज या गुण धर्म होते हैं। और भी हम इनको एग्जांपल्स के साथ में याद कर सकते हैं। तंत्र के कुल मात्रात्मक गुण उसके विभिन्न भागों के मात्रात्मक गुणों के योग के बराबर होता है। यानी तंत्र के कुल मात्रात्मक गुण उसके विभिन्न भागों के मात्रात्मक गुणों के योग के बराबर होते हैं। अब इसका विपरीत आते हैं हम, विशिष्ट अथवा गहन गुणधर्म। इनको हम कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं वरन पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, विशिष्ट अथवा गहन गुणधर्म कहलाते हैं। वो कौन कौन से हैं जो पदार्थ की कौन कौन से गुणधर्म हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं? इनके एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये एग्जांपल्स हैं ताप टेम्परेचर, दाब प्रेशर, कंसंट्रेशन सांद्रता जिसको हम कहेंगे C, घनत्व डेंसिटी D। घनत्व कैसे बनता है? मैंने स्टार लगाया है। घनत्व कैसे बनता है? जब आप द्रव्यमान में आयतन का भाग दे देते हैं, मॉस अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी। तो मॉस भी क्या है? मास जिसको हमने कहा वो क्या है? देखिए यहाँ पे मास या आयतन, संहति क्या है? मात्रात्मक गुणधर्म। आयतन भी क्या है? मात्रात्मक गुणधर्म। तो जब दोनों ही संहति और मास दोनों क्या है? मात्रात्मक गुणधर्म है, लेकिन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। और घनत्व हमारे लिए क्या है? विशिष्ट या गहन गुणधर्म है। तो द्रव्यमान में जब हम आयतन का भाग दे देते हैं तो डेंसिटी बनेगा, और डेंसिटी हमारे लिए क्या हो गई? विशिष्ट या गहन गुणधर्म। आगे चलते हैं। मोलर आयतन, मोलर वॉल्यूम, विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट उष्मा को हमने कहा उष्माधारिता बटा द्रव्यमान। वहां पे देखिए उष्माधारिता अपने आप में जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, द्रव्यमान एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों का रेशियो जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। श्यानता, विस्कोसिटी, गैस कांस्टेंट, अपवर्तनांक, पृष्ठ तनाव, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट और रासायनिक विभव केमिकल पोटेंशियल। रासायनिक विभव क्या होता है? जब हम गिब्स फ्री एनर्जी में मोलों की संख्या का भाग दे देते हैं, अणुओं की संख्या का भाग दे देते हैं, तो वो जो है रासायनिक विभव बन जाता है। यहाँ पर जितनी भी हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं उनमें बनाने के लिए हम इनको भाग दे देते हैं किससे? डेल एन से। यानी जो हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ऊषा जी हमारे लिए क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जब ऊषा जी में हम डेल एन से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है
ऊषा जी डिवाइडेड बाई डेल एन। डेल एन यहाँ क्या है, मोलों की संख्या मान लीजिए, अणु की संख्या मान लीजिए। तो जब हम आपके पास एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यदि हम डेल एन से डिवाइड कर देते हैं, मोलों की संख्या से भाग दे देते हैं, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं क्या बन जाती हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती हैं। आगे चलते हैं, सिंपल सा मैंने लिखा है, किसी पदार्थ की मात्रा की इकाई मात्रा में लेने पर, किसी भी पदार्थ की मात्रा को इकाई मात्रा में लेने पर मात्रात्मक जो गुण हैं वो विशिष्ट या गहन गुण बन जाते हैं। घनत्व जो है दो अलग अलग चीजों से मिलकर बना है, जिन चीजों से मिलकर बना है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन घनत्व इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से विशिष्ट ऊष्मा जो है ऊष्माधारिता और द्रव्यमान का अनुपात है, तो दोनों ही ऊष्माधारिता एवं द्रव्यमान एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन विशिष्ट ऊष्मा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से रासायनिक विभव जो है डेल जी फ्री एनर्जी और डेल एन का रेशियो है केमिकल पोटेंशियल। और विशिष्ट आयतन, आयतन में जब हम द्रव्यमान का भाग दे देते हैं तो विशिष्ट आयतन बनता है। तो ये सारी की सारी क्या हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। तो ऊषा जी डिवाइडेड बाय डेल एन है ना। तो हम इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, U इंटरनल एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा प्रति मोल, एंट्रोपी प्रति मोल, हीट कंटेंट जिसको हम एंथैल्पी प्रति मोल, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी प्रति मोल और गिब्स फ्री एनर्जी प्रति मोल। जब प्रति मोल शब्द लग जाएगा तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएंगी, वरना वो क्या रहेंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रहती हैं। आगे चलते हैं, तंत्र की अवस्था या इक्वेशन, स्टेट ऑफ ए सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम, जब किसी तंत्र के गुण निश्चित हो जाते हैं तो उसकी अवस्था भी क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाती है। गुण निश्चित हो गए तो उसकी अवस्था भी निश्चित हो जाएगी कि वो सॉलिड में रहेगा, गैस में रहेगा या जो है लिक्विड में रहेगा। किसी तंत्र के वे गुण जिन पर तंत्र की अवस्था निर्भर करती है अथवा तंत्र को परिभाषित किया जा सकता है, अवस्था गुण या स्टेट प्रॉपर्टीज अथवा अवस्था चर, स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं ताप टेम्परेचर, प्रेशर P, सहती M, मास जिसको हम कहेंगे डेंसिटी, घनत्व D, संगठन मुक्त ऊर्जा G, एंट्रोपी S, आंतरिक ऊर्जा जिसको मैंने आपको पहले बताया है E से भी रिप्रेजेंट करते हैं और U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आदि ऐसे गुण हैं जिनसे तंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। आदर्श गैस समीकरण में यहाँ देखते हैं कि एग्जाम्पल की बात है, PV = nRT। यदि गैस के दो चर हैं प्रेशर और टेम्परेचर, इनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं या स्वतंत्र चर हैं। जब किसी गैस के लिए PV = nRT में से आपने प्रेशर और टेम्परेचर को निश्चित कर दिया तो वॉल्यूम स्वतः ही निर्धारित हो जाएगा। इसलिए हमने वॉल्यूम को क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल या जो परतंत्र चर के नाम से जानते हैं। तो आदर्श गैस में जब हम प्रेशर और टेम्परेचर को निश्चित कर देते हैं तो वॉल्यूम स्वतः ही निर्धारित हो जाएगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर स्वतंत्र चर हैं, जबकि वॉल्यूम जो है परतंत्र चर है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से किसी गैस को हम परिभाषित कर सकते हैं। अन्य गुण जैसे गैस की सहती, घनत्व आदि उपरोक्त चरों के आधार पर ही दे दिए जाते हैं। तो किसी भी गैस है उसकी स्टेट को शो करने के लिए हमें तीन मूल चीजों की आवश्यकता होगी, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो जब किसी गैस या पदार्थ के इन गुणों जैसे प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का निर्धारण कर दिया जाए तो वह तंत्र निश्चित अवस्था तंत्र, सिस्टम इन ए स्टेट कहलाता है। अब एक और अच्छा टॉपिक है अवस्था तथा पथ फलन और उसके अवकलज, स्टेट एंड पाथ फंक्शन एंड देयर डिफरेंशियल। सबसे पहले हम आते हैं अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन। देखिए यहाँ पे दो हैं, स्टेट फंक्शन अवस्था फलन और पाथ फंक्शन पथ फलन। सिंपल सा है, यदि हम A से B की तरफ जाते हैं और किसी चीज का या किसी प्रॉपर्टी गुणधर्म है उसका मान प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर यदि नहीं करता है तो वो स्टेट फलन है। और यदि पथ पर निर्भर करता है, A से B तक जाने पर पथ पर यदि निर्भर करता है तो वो पथ फलन है। तो अवस्था फलन की परिभाषा,
वे अवस्था चर वेरिएबल जिनको हमने कहा जिन्हें केवल तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था से ही ज्ञात किया जा सकता है और उस पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। तो जिस पथ से उस पथ पर निर्भर नहीं करते हैं जिस पथ से तंत्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में आता हो, ऊष्मागतिकीय फलन, थर्मोडायनेमिक फंक्शन अथवा अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। ए से बी तक आप गए, माना कि आपने रास्ता चुना फर्स्ट, फिर आप ए से बी तक गए, रास्ता चुना सेकंड, और ए से बी तक गए, रास्ता चुना थर्ड। अगर आप 3 प्रकार के अलग अलग रास्तों से ए से बी तक पहुंच रहे हैं और वैल्यूज ए से बी का जो डिफरेंस है वो यदि मान लीजिए सेम रहता है तो स्टेट फंक्शन होते हैं। अगर मान अलग अलग आ जाते हैं तो वो पाथ फलन है। आगे चलते हैं। पथ फलन इसका थोड़ा सा विपरीत है। वे अवस्था चर जिनके मान उस पथ पर निर्भर करते हैं जिस पथ से तंत्र प्रारंभिक से अंतिम अवस्था में आया हो। यानी पहले पथ से यदि वो आता है तो उसका मान अलग होगा, दूसरे पथ से आता है तो मान अलग होगा, तीसरे पथ से आने पर भी मान अलग होगा। तो इस प्रकार के जो फंक्शंस होंगे उनको पथ फलन कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। गैस का आयतन प्रसार, ये गैस है जिसका वॉल्यूम मान लीजिए V1 है, इस गैस का आप वॉल्यूम V2 कर देते हैं और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और आप V1 से कहां तक पहुंचते हैं, V2 तक पहुंचते हैं। तो किया गया कार्य हो जाएगा PV2 माइनस V1। यदि हम यहां पर V1 से V2 तक पहुंचने में, V1 से कहां पहुंच रहे हैं हम, V2 तक पहुंचते हैं और उस समय दाब को हम आधा कर देते हैं तो प्राप्त कार्य का मान होगा वो भी आधा हो जाएगा। तो P V2 माइनस V1 तक जाने में डिवाइडेड बाई 2, तो कार्य का मान भी क्या हो गया, आधा हो गया। यदि हम यहाँ पर वापस V1 से कहां तक पर जा रहे हैं, देखिए कहां गए, V2 तक गए और दाब हमने 0 कर दिया, यानी उसके ऊपर का जो प्रेशर है वो हमने 0 कर दिया, तो कोई कार्य नहीं होगा। तो जब PdV में अपन रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो प्रेशर का मान 0 है तो कार्य का मान भी क्या आएगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम जब V1 से V2 तक 3 परिस्थितियों में जा रहे हैं, स्थिर दाब से जा रहे हैं, स्थिर दाब से जा रहे हैं, ये गए, और दाब आधा करके जा रहे हैं और दाब 0 करके जा रहे हैं, तो तीनों परिस्थितियों में किया गया जो कार्य होगा उसका मान अलग अलग होगा। तो जब कार्य का मान अलग अलग होगा तो इसका मतलब ये किस पर निर्भर कर रहा है, जाने वाले रास्ते पर इसकी वैल्यू निर्भर कर रही है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं कर रही है, पथ पर निर्भर करती है, तो इसे हम पथ फलन कहते हैं। अर्थात गैस द्वारा किया गया कार्य उस पथ पर निर्भर कर रहा है जिस पथ के द्वारा तंत्र एक अवस्था वॉल्यूम V1 से दूसरी अवस्था वॉल्यूम V2 में परिवर्तित हो रहा है। जैसे मान लीजिए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन है, फ्लास्क में संपन्न हो रही है और मुक्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा Q है। यदि यही रिएक्शन हम वोल्टीय सेल में संपन्न कराएं तो ऊष्मा की मात्रा मुक्ति नहीं होती, यानी कोई ऊष्मा नहीं निकलती है। तो कहने का मतलब रिएक्शन हमारी वही है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा। तो रिएक्शन हमारी यही है, लेकिन हमने 2 रास्तों से इसको संपन्न कराया, एक हमने फ्लास्क में संपन्न करवाई रिएक्शन और दूसरा तरीका हमने रखा वो घी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिंक सल्फेट की रिएक्शन जब फ्लास्क में संपन्न कराते हैं तो ऊष्मा की मात्रा Q मुक्त होती है, और वोल्टीय सेल में जब हम संपन्न कराते हैं तो ऊष्मा की कोई मात्रा मुक्त नहीं होती। तो 2 रास्ते हो गए, दोनों रास्तों में वैल्यू अलग अलग आ रही है, अतः तंत्र की ऊष्मा की मात्रा भी उस पथ पर निर्भर करती है जिससे वह तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आता है। ऊष्मा एवं कार्य पथ फलन है, लेकिन दोनों का योग एक अवस्था फलन भी होता है। Q और W, ऊष्मा को हमने Q से लिखा, कार्य को W से लिखा, दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, du बन जाता है। ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम में हमने ये देखा था। तो du हमारे लिए क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, जबकि Q पाथ फंक्शन है, W भी हमारे लिए क्या है, पाथ फंक्शन है। जनरली पाथ फंक्शन को हम स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट फंक्शंस को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। उपरोक्त दोनों उदाहरणों में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या है, स्थिर है, क्योंकि डेल E बराबर हो जाएगा अवशोषित की गई ऊष्मा में से उसके
द्वारा अवस्था परिवर्तन में किए गए कार्य को घटा दें तो डेल ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल ई जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, E2 माइनस E1। E1 हमारी प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा, E2 हमारी बाद की आंतरिक ऊर्जा, तो दोनों का डिफरेंस डेल ई। आंतरिक ऊर्जा भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी आदि स्टेट फंक्शन है। या सिंपल सा कहा, मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, ऊषा जी, USHA जी, उषा जी। तो ये उषा जी जो है वो सारे के सारे क्या हैं, स्टेट फंक्शन है। साथ ही उषा जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी हैं। उषा जी डिवाइडेड बाय डेल एन, देन वो हो जाते हैं कौन से फंक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप इनको याद रख लें। जनरली स्टेट फंक्शंस को जो है कैपिटल लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आते हैं यथातथ अवकलज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। किसी तंत्र के किसी सूक्ष्म भाग के किसी गुण को, छोटे भाग के गुण को उसका अवकलज कहते हैं। जैसे मान लीजिए शक्कर है, शक्कर में से एक दाना ले लिया तो वो हमारे लिए क्या हो गया, अवकलज हो गया। तो तंत्र के किसी सूक्ष्म भाग के किसी गुण को उस गुण का अवकलज कहते हैं, जिसके योग अथवा समाकलन से उस गुण को परिभाषित किया जा सकता है। चीनी के बहुत सारे दाने मिलकर के चीनी बन जाएगी। तो किसी अवस्था फलन के अवकलज को एक यथातथ अवकलज एग्जैक्ट डिफरेंशियल द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। एक एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल होता है या यथातथ अवकलज होता है, वो किसी परिमित अंतर में जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है, तथा इस समाकलन के पथ पर, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। तो डेल यू इक्वल टू इनिशियल से फाइनल तक गए, डेल यू का आपने क्या किया, समेशन किया, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो ये सब क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल या यथातथ अवकलज कहलाते हैं। अब आता है इसका विपरीत है अयथातथ अवकलज। यहां प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते थे, यहां निर्भर करेंगे। यानी यथातथ अवकलज पथ के अवकलज को इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल द्वारा परिभाषित करते हैं, कुल मात्रा में समाकलित होता है, समाकलन के पथ पर निर्भर करता है। वो कहां निर्भर, अभी आपने यथातथ अवकलज पढ़ा, वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। अयथातथ अवकलज पथ पर निर्भर करता है। हम यदि डेल क्यू लिखते हैं तो ये अतर्क संगत है, क्योंकि डेल क्यू इक्वल्स टू क्यू फाइनल इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। इसका मतलब ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, अयथातथ अवकलज है। अतः डेल क्यू इक्वल्स टू क्यू एफ माइनस क्यू आई लिखना अतर्क संगत है। इसका मतलब यह हुआ कि तंत्र की एक अवस्था की ऊष्मा क्यू आई दूसरी अवस्था की क्यू एफ है, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि तंत्र की किसी अवस्था की कोई ऊष्मा नहीं होती है। ऊष्मा उस पथ की होती है जिस पथ से होकर तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आता है। यानी ए से कहां तक आ रहा है, बी तक आता है। ऊष्मा तो अस्तित्व में तभी आएगी जब तंत्र किसी परिवर्तन के पथ पर होगा, यानी उसमें कोई ना कोई चेंज होगा। ऊष्मा एक पथ फलन है और कार्य भी एक पथ फलन है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जबकि आंतरिक ऊर्जा क्या है बताइए, पथ फलन का विपरीत क्या हो जाएगा, अवस्था फलन। हम तंत्र की किसी अवस्था के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी कार्य की मात्रा W1 है और इसकी W2 है। अर्थात तंत्र की एक अवस्था A से B तक आने में उस पथ में कार्य W1 हुआ या W2 हुआ, अतः कार्य भी क्या है, एक पथ फलन है। तो कार्य और ऊष्मा दोनों पथ फलन हैं। साथ ही आंतरिक ऊर्जा क्या है, बोलिए, आंतरिक ऊर्जा क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो यहां हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, जबकि जो पाथ फलन होते हैं उनका इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है या अयथातथ अवकलज होता है। स्टेट फंक्शन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल उन्हीं का होता है जिनका मान प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, और इनको हम डेल
डेल्टा यू या डेल यू से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जो है अयथातथ अवकलज के लिए हम सिंबल इस तरह का यूज करते हैं, डेल्टा सिंबल यूज करते हैं, जबकि यहाँ पर इसके लिए जो है यथातथ अवकलज के लिए डी जो है या स्मॉल डी जो है हम यूज करते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।